गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चे लास्ट हमने स्टार्ट किया था एनपीओ का क्लास +2 एनपीओ अकाउंट्स डीके गोयल का, जो कि फर्स्ट चैप्टर था नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। और जी हमने 16th तक क्वेश्चंस कर लिए थे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट किए हुए हैं। अब 17th करते हैं। देखिए रीड करते हैं। नेम द अकाउंट विच शोज द क्लासिफाइड समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कैश बुक इन अ एनपीओ। बस जस्ट आपने जो क्वांटिफाइड डाटा होता है ना, वो यहाँ से देख लेना कि क्या बात पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, उन्होंने बोला कि लाभ न कमाने वाली संस्था की दशा में रोककर बही से कैश बुक से संबंधित अगर कुछ कैश आता है या जाता है तो उसका जो लेन देन है, रिकॉर्डिंग है, वो कहाँ पर की जाती है, किस नेम से अकाउंट को ओपन किया जाता है। नेम है जी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्योंकि आपको पता है जो कैश बुक है हम सोल प्रोप्राइटर के केस में मेंटेन करते हैं, मतलब कि जहाँ पर हमारा पर्पस रहता है प्रॉफिट अर्न करना। यहाँ हम एनपीओ के केस में जो एनपीओ का मेन मोटिव क्या रहता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना सोसाइटी में अपने समाज के लिए। यहाँ पर हम कैश बुक के जगह पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। और इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रीवियस या कमिंग ईयर का कुछ भी रिकॉर्ड हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल वे का कोई सिस्टम नहीं रहता। जैसे कैश बुक तो होती है इवेंट, जैसे जैसे इवेंट्स होती हैं वैसे रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर बस सभी आइटम्स को सीक्वेंस वाइज नोट किया जाता है। ठीक है जी, इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। किन्हीं दो मदों के नेम लिखिए जो प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट। बस ये तो इजी सा क्वेश्चन है। जैसे कैश बुक मेंटेन करते हैं वैसे ही यहाँ पर इनके पास दो ही इनकम के, दो या तीन, मतलब ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते पैसा इकट्ठा करने के, सोर्स इनकम सोर्सेज नहीं होते। यही होता है, मतलब जस्ट एक सब्सक्रिप्शन, सदस्यों से चंदा यानी कि सब्सक्रिप्शन फीस और एडमिशन फीस टाइप लगा लीजिए। ठीक है, एडमिशन फीस लगा लीजिए, या फिर फुल टाइम के लिए भी एडमिशन फीस रख लेते हैं ये लोग ना कई बार, लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप फीस, वो भी इनका एक सोर्स ऑफ इनकम ही होता है। या फिर मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, किसी भी वे में बस यही वाले दो तीन इनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं। चलिए जी 19th क्वेश्चन नंबर देखिए। जैसे डेबिट साइड पूछा गया था रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड की, ऐसे ही क्रेडिट साइड। याद रखिए जैसे हम कैश बुक में करते थे वही वाला सेम सीन है यहाँ पर। डेबिट साइड हमारी क्या होती है, डीआर साइड, डेबिट साइड यानी कि कैश आने वाली साइड, जहाँ से हमें कैश आता है। क्रेडिट साइड यानी कि पेमेंट साइड होती है, जहाँ से कैश, जिस रिगार्डिंग हम कैश पेमेंट करते हैं। ठीक है, सैलरीज होगी, वेजेस होगी। इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चे, 19th क्वेश्चन, कोई वो दो आइटम्स बताइए जो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। एक बात और याद रखना, एनपीओ के केसेस में ओनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन की, याद रखना बस ओनली 3 टाइप्स। ठीक है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जैसे अगर हम 11th की बात करते हैं, अगर हमसे कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए सोल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम बोलेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एनपीओ के केस में हम बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बोला जाता, हम बोलते हैं यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट है जी बैलेंस शीट, जो तो वो तो कॉमन ही रहती है। ठीक है, चलिए 20th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ कैश बुक एंड रिसिप्ट। अभी तक हम कहते आ रहे हैं कि ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं, जिसमें कैश का रिकॉर्ड, कैश का फ्लो क्या होता है, आना और जाना। ठीक है जी, फ्लो पानी की तरह जैसे फ्लो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो कहते हैं फिर इनमें कोई बेसिक मेजर डिफरेंस बताइए कैश बुक और रिसिप्ट बुक में। एक तो बेसिक मेजर डिफरेंस यही है कि कैश बुक सोल प्रोप्राइटर मेंटेन करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर हम कह लीजिए ये क्रोनोलॉजिकल वे में जो कैश बुक है सभी आइटम्स, देखिए कैश बुक जो है क्रोनोलॉजिकल वे, तिथिवार मीन्स जब जो हैपनिंग होती है घटना, मान लो कोई पेमेंट देने आया सुबह, सपोज ऑफ दैट ए अकाउंट से हमें पेमेंट आई, ए डेटर था हमें, तो उसकी एंट्री पहले होगी। अगर इवनिंग को कोई सी नेम से कोई आता है पेमेंट देने, ठीक है, हमें पकड़ा के जाता है पेमेंट, तो उसके बाद में ही होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना बात का। तो यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या कह रहा है, जबकि प्राप्तियां भुगतान में वही मध्य वर्ष के अंत में संक्षिप्त रूप में लिखी जाती है। बस सिर्फ रिसिप्ट, इसके रिसिप्ट एंड पेमेंट को
साल के एंड में ही टोटल दिखाया जाता है, ऐसे टाइम वाइज या डेट वाइज रिकॉर्ड नहीं किया जाता, एंड में दिखाई जाती है। चलिए, व्हाट इज मेंट बाय, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सिंपल, इसके नेम से भी पता लग रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखिए, रिसिप्ट मतलब रिसीव आना, पेमेंट मतलब जाना, यानी कि पैसे का आना और जाना। यह नगद एवं बैंक लेन देनों का, ठीक है जी। कैश में हमेशा याद रखना, कैश और बैंक हम दोनों की बात करते हैं। लेन देन का वर्गीकृत रूप में सारांश है, चाहे वह लेन देन चालू अवधि, पिछली अवधि या आगामी अवधि के हों अथवा पूंजीगत या आयगत प्रकृति के हों। बच्चे, ये बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छी बात बोली गई है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेजर डिफरेंस क्या रहता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में हम आउटस्टैंडिंग भी रिकॉर्ड करते हैं, करंट का भी रिकॉर्ड करते हैं डाटा, और कमिंग फोर्थ कमिंग ईयर्स का भी डाटा रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे सब्सक्रिप्शन फीस, जो कि मेन मेजर पोर्शन है एनपीओ का, सब्सक्रिप्शन फीस। कई बार क्या होता है, सब्सक्रिप्शन फीस हमारे मेंबर से आनी रहती है तो आउटस्टैंडिंग में चली जाती है वो। कई बार कुछ ऐसे होते हैं कि उनको पता होता है कि भाई हम लाइफ टाइम के लिए मेंबर हैं, जल्दी से एडवांस में ही दे देते हैं, ठीक है। तो सारा रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स में रहता है, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो चाहे रेवेन्यू नेचर के। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स का जो डाटा गिवन होता है, उसी डाटे को देखकर ही हम जो भी जितनी भी एंट्रीज गिवन होती हैं, उन्हीं से ही हम बाइफरकेट करते हैं इन एंट्रीज को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एंड सेकंड वन इज बैलेंस शीट में। और अगर बैलेंस शीट में भी अगर कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं गिवन होता तो हम दो बैलेंस शीट्स बनाते हैं। एक ओपनिंग बैलेंस शीट, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, और एंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट और कह लीजिए करंट फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट बनेगी। तभी उन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। कैपिटल मोटे, रेवेन्यू छोटे। कैपिटल मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए जो भी हमारे इनकम या एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू मीन्स जो हमारे शॉर्ट टाइम के लिए बारी बारी रेकरिंग नेचर के होने वाले, सैलरी, वेजेस, कमीशन, डिस्काउंट, ठीक है जी, इंटरेस्ट आना जाना, ये सब कुछ रेंट हो गया। मतलब इनकी क्या नेचर रहती है, आना जाना रहता ही है इनका, रेवेन्यू नेचर, ठीक है जी। ये भी ध्यान रखना, कैपिटल रेवेन्यू भी ध्यान रखना, और प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, कमिंग ईयर, सारा डाटा रिकॉर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जी। विच आइटम इज रिकॉर्डेड एट द स्टार्ट ऑफ अ रिसिप्ट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। जैसे कैश बुक में क्या करते थे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड किया जाता है। यह नगद तथा बैंक के प्रारंभिक शेष से आरंभ होता है। याद कीजिए, जब कैश बुक आप मेंटेन करते थे, कैश बुक या कोई भी लेजर अकाउंट आप मेंटेन करते थे, अगर उनका कोई भी बैलेंस होता था, ठीक है, आपके पास प्रीवियस बैलेंस गिवन होता था, तो आप सबसे पहले उस बैलेंस की एंट्री करते थे। सेम एज इट इज यहाँ पर है, यह है नगद तथा, यानी कि अगर कैश का कोई बैलेंस पड़ा या बैंक का कुछ भी बैलेंस पड़ा तो सबसे पहले हम उसकी एंट्री करेंगे जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। बिल्कुल कैश बुक की तरह फिर से देखिए, अगर कैश बुक में हमारे पास कुछ भी डिफरेंशिएट बच जाता था, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो डिफरेंस आ जाता था, ठीक है जी, यानी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो हम क्या करते थे, क्लोजिंग बैलेंस। सेम बिल्कुल एज इट इज, देखो रिलेट करके क्वेश्चंस को करना। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 बिल्कुल रिलेट करके करना। वो ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा है और क्वेश्चन नंबर 23 क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे, इस खाते का अंतिम शेष अंतिम नगद शेष तथा बैंक शेष प्रदर्शित करता है। ठीक है जी, ध्यान रखना इस बात का। हाँ, कई बार बैंक ओवरड्राफ्ट का भी केस आ सकता है। जैसे आपने 11th क्लास में कैश बुक जब क्वेश्चंस किए थे, कैश बुक में सम ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको ओवरड्राफ्ट की भी एंट्री करनी होती थी, ओवरड्राफ्ट गिवन होता था। ठीक है जी, तो उस थोड़ा सा उसको कभी कभार, मतलब रेयर चांसेस हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, कभी कभार हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं जी। What is the basis of accounting followed while preparing the receipt and payment account? बच्चे आप याद कीजिए क्लास 11th का, जो कि आपकी बेस क्लास होती है मेन। ठीक है जी, आपने एक चैप्टर किया था, बहुत ही स्मॉल सा चैप्टर था, 3 पेजेस का था आई थिंक सो। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर था, जिसमें कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस याद कीजिए। ठीक है,
बच्चे यहाँ पर उसने स्पेसिफिकली कहा है कैश बेसिस की एंट्रीज ही हम बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, याद रखना, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। यानी कि देखिए जब जैसे कैश बुक है, कैश बुक में हम कैश से संबंधित ही आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे ना, यानी कि कैश किस कारण कैश आया, किस कारण कैश गया। ऐसे ही दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर का नेम है +1 डीके गोयल की बुक में, आपने +1 में किया था, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिकली होते क्या है, कैश बेसिस तो देखो नेम से ही पता लग रहा है, जो भी ट्रांजैक्शंस कैश के बेसिस पर होता है। पर दूसरी साइड सोचिए हम क्रेडिट बेसिस पे भी करते हैं ना, बिजनेस नहीं चल सकता विदाउट क्रेडिट किए। आउटस्टैंडिंग, एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये जितनी भी इस टाइप की आइटम्स रह जाती है वो सारी एक्रूअल बेसिस में आती हैं, ठीक है। पर सपोज ऑफ दैट सेल कर दी 2 लाख रुपीज़ की, सेल करने पे हमारा तो स्टॉक कम हो गया ना हमारे बिजनेस से, तो रीज़न यही है एक्रूअल बेसिस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ये तो चलो रिसिप्ट एंड पेमेंट किए ना, वैसे जब +1 में करते थे तो आपको याद होना चाहिए कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस हम सभी एंट्रीज करते थे, पर यहाँ सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो ठीक है, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर की करेगा ना तो हम सारे बेसिस की, कैश बेसिस हो, एक्रूअल बेसिस हो, ठीक है, सभी टाइप्स की एंट्रीज करेंगे, याद रखना, ठीक है। अभी आने वाला है वैसा सही क्वेश्चन, क्योंकि हमारा टॉपिक बच्चे चला हुआ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट से रिलेटेड है ये। यहाँ पर सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट की बातें होंगी क्वेश्चंस। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, वहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा ये टॉपिक। बस याद रखना दो बेसिस होते हैं अकाउंटिंग के, कैश बेसिस और एक्रूअल। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्या प्राप्ति और भुगतान खाते के साथ साथ स्थिति विवरण बनाना अनिवार्य है? नहीं, ठीक है जी, क्योंकि प्राप्ति और भुगतान खाता रोकड़ के नकदी आधार पर तैयार किया जाता है, जबकि बैलेंस शीट एक्रूअल बेसिस पे। याद कीजिए एडवांस, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड सब कुछ हम कहाँ नोट करते थे? बैलेंस शीट में, और डबल साइड यूज नोट किया जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी और वहाँ पर भी बैलेंस शीट में भी। ऐसे ही कुछ एक्रूअल बेसिस वाली आइटम्स जो होंगी वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी रिकॉर्ड करेंगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मान लो कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फीस रहती है किसी से लेनी, इट मीन्स चलो आई नहीं पर आ तो जाएगी ना, इट मीन्स हमारी क्या हुई, एसेट हुई, तो हम उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फीस को कहाँ दिखाएंगे, यानी कि जो चीज़ आनी है आई नहीं वो हमारी एसेट कहलाएगी, संपत्ति कहलाएगी। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन फीस एडवांस में आ गई, ऐसी मान के चलिए सब्सक्रिप्शन फीस एडवांस में आ गई। सब्सक्रिप्शन फीस क्या होती है, जो हमारे मेंबर्स बन जाते हैं सोसाइटी के, डिस्पेंसरी के, ट्रेड यूनियन के, जो हमने ये सोसाइटी संस्था ओपन की हुई है उनके लिए हमने कुछ नॉमिनल सी फीस रख दी ताकि वो थोड़ी सी रेगुलरिटी यूज़ करें, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहें, ठीक है। ये ना समझे कि फालतू ओपन करके बैठ के कुछ करते नहीं, ये वो कुछ ऐसा सा ना रहे सीन, ठीक है जी। तो जो नॉमिनल सी फीस रखी होती है सब्सक्रिप्शन फीस, कई बार क्या होता है एडवांस में आ जाती है नेक्स्ट ईयर की, तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी रहती है, हम उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पोस्ट करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ये इन्होंने कहा, क्या कहा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट प्योरली कैश बेसिस पर होता है, बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट कैश बेसिस तो देखो चलेगा ही चलेगा, एक्रूअल बेसिस पर भी होती है, ठीक है जी। 26 देखिए ध्यान से। वाई एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, प्रीपेड एक्सपेंसिस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा नॉट मेड वाइल प्रिपेयरिंग। क्योंकि भाई ध्यान से देखिए बच्चे क्या कह रहा है, कहते ये क्यों नहीं करते आप लोग, जब भाई हम कही जा रहे हैं कि आपको कैश बेसिस पे हमने रिकॉर्ड करना है, सब कुछ कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करना है, क्योंकि भुगतान का नकदी आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि हम बात ही जब कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इनडायरेक्ट वे में पूछा गया, क्योंकि एक्रूअल की आइटम्स आ गई यहाँ पर। आउटस्टैंडिंग क्या इशारा करिए, एक्रूअल, प्रीपेड एक्रूअल बेसिस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एक्रूअल, डेप्रिसिएशन तो चलो नॉमिनल का केस होता है, ये तो एक्रूअल में आता ही नहीं है, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो अपना उसका केस होता है, लॉस होता है बेसिकली, इससे कैश कम या ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये लॉस होता है, नॉमिनल नेचर का होता है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं आपके अकाउंट्स में, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। याद ट्राई ऐसी रखना करने की, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, ठीक है जी।
नॉमिनल सिंपल सा होता है जो खर्चों से रिलेटेड होता है, प्रॉफिट्स या लॉस। ठीक है जी, मतलब नॉमिनल क्या कहता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल द लॉसेस एंड ऑल द गेन्स एंड प्रॉफिट्स आर डेबिट। नॉमिनल को याद रखना, ये डेप्रिसिएशन नॉमिनल का ही है। चलिए जी 27th देखिए, वाई डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज नॉट रिकॉर्डेड। फिर से पूछ रहा वो बात, ठीक है, डेप्रिसिएशन का ही थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ था, फिर से यहाँ क्लैरिफाई करना चाह रहा है। फिक्स एसेट पे जो रिकॉर्ड की जाती है, जो चार्ज की जाती है, डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होती है, जब हम मार्केट से कुछ भी न्यू ब्रांड चीज़ लेते हैं, जैसे ही बिलिंग करवा के शॉपकीपर की शॉप से बाहर आ जाते हैं, उसका रेट डाउन चला जाता है, वही बेसिकली डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, ये लगा लीजिए, या मार्केट से टेबल खरीदा, मान लो 10,000 का टेबल परचेज किया, तो घर लेकर आने के बाद 2-4 दिन बाद उसकी कोई कॉर्नर खराब हो गया टेबल का, या चूहे कुतर के, कुछ ऐसा सा होता है कि थोड़ा सा उसकी वो ओरिजिनल वैल्यू डाउन चली जाती है, ये डेप्रिसिएशन में काउंट होते हैं। मशीनरी के ऊपर लगा लीजिए, मशीनरी को यूज़ किया या पुरानी होगी, जैसे कार है, कार भी हम न्यू परचेज करते हैं 10 लाख की, जब भी उसको सेकंड हैंड सेल करेंगे वो 10 की 10 पूरे कंप्लीट की नहीं सेल होगी, वो सारी डेप्रिसिएशन में काउंट होती है। ये पूछ रहे हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्यों नहीं रिकॉर्ड की जाती, क्यों, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट का काम है कैश रिकॉर्ड करना। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन एक गैर नगद व्यय है, जबकि प्राप्ति और भुगतान खाते में केवल, ठीक है, यहाँ ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं किया, बस जस्ट बता दिया कि कैश की आइटम नहीं है, एक्सपेंसेस है, व्यय है, पर कैश से रिलेटेड नहीं है। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन वैसे भी नॉमिनल नेचर की रहती है। 28th देखिए, ध्यान से देखना बच्चे, 28th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट जैसे हॉट्स क्वेश्चन होते हैं ना सीबीएसई की बुक्स में, उस टाइप का क्वेश्चन है, आपका IQ लेवल चेक करते हैं इसमें। एक घुड़दौड़ क्लब के एक घोड़े की मृत्यु हो गई, बीमा कंपनी के इसके 60% दावे के भुगतान का प्रस्ताव किया है, क्या इसे प्राप्ति एवं भुगतान खाते में लिखा जाएगा? नहीं, क्योंकि दावे की राशि प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, प्योरली वो कह रहा है कि क्या कैश आया है, क्या गया है, पर उन्होंने जस्ट अभी हमें क्या बोला कि हम दे देंगे, बट आया नहीं है। On horse of a horse race club died, insurance company has offered to settle the claim at 60%. Will it be recorded in the receipt and payment account of the club? नहीं। ठीक है जी, ध्यान रखना, क्योंकि आया नहीं है बट क्लेम है, फ्यूचर की बात है ये, पर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्योरली कैश बेसिस की एंट्रीज करते हैं। आंसर क्या जी? नहीं, क्योंकि दावे की राशि प्राप्त नहीं है, प्राप्ति भुगतान खाते में केवल नकद प्राप्तियां या भुगतान ही लिखे जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बच्चा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स का जो वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन स्टार्ट किए थे वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में अलग से रेडी कर देती हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 29 से इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के क्वेश्चन। तब तक के लिए बच्चे थैंक यू।